नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध और इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के बारे में। इससे संबंधित 10 धाराओं को आज हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल आपके इन धाराओं से बनने वाले हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं। तो आप सभी को पता है कि इस अधिनियम में टोटल धाराएं 10 हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धारा 1। धारा 1 संक्षिप्त नाम, यानी कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। आगे हम बात करें इसका विस्तार कहां तक है। तो देखो साथियों, वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन वर्तमान में वहां पर भी है। चलिए आगे हम बात करते हैं ये इसके प्रारंभ होने की या लागू होने की तिथि। ठीक है साथियों, यहां पर लिखा होता है जिस तिथि को राजपत्र में प्रकाशित तिथि के अनुसार या राजपत्र में जिस तिथि की घोषणा की जाएगी उस तिथि के अनुसार। तो हम यहां पर बात करें 28 सितंबर 1987 को राजपत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें घोषणा की गई थी कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 लागू होगा। लागू कब होगा ये तो क्या हुई थी, सिर्फ राजपत्र में घोषणा हुई थी उस दिन 28 तारीख को। ये राजपत्र नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना राजपत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था और उसमें बताया गया था 2 अक्टूबर 1987 से हम बात कहें ये अधिनियम प्रभाव में आया, यानी कि लागू हुआ। ठीक है साथियों, तो आप यहां पे जो है इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपकी धारा 1 समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे धारा 2 के संबंध में, और धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं। प्रत्येक एक्ट की धारा 2 में आपको जो है परिभाषाएं देखने मिलेंगी। उस एक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हमें यहां पर पढ़नी है। तो सबसे पहले इस एक्ट में 2 परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे विज्ञापन की परिभाषा, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे स्त्री का अशिष्ट रूपण कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञापन की परिभाषा। कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज और प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण क्या होगा? विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना हो सकती है, कोई भी परिपत्र हो सकता है, कोई भी लेबल हो सकता है, रेपर जैसा हम कह सकते हैं। आपने देखी लेबल, आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे हम कहें चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, उनके ऊपर जो वो एक तरीके से लोगो होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। रेपर यानी कि जो टॉफ़ी वगैरह आती हैं, उन टॉफ़ी के ऊपर जो लिपटा हुआ था वो रेपर जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल किया गया है। परिपत्र यानी कि आप सभी ने देखा होगा विद्यालय के अंदर किसी प्रकार का कोई जब एक हम कहें पत्र जो विभिन्न कक्षाओं में भेजा जाता है कि भाई सूचना के लिए, तो उसमें भी यदि इसमें किसी प्रकार का वो है तो वो उसमें विज्ञापन के संबंध में आएगा। कोई सूचना, जो भी सूचना हम समाचार पत्र के माध्यम से भी दे सकते हैं या अन्य किसी माध्यम से भी किसी व्यक्ति के पास प्रेषित करते हैं, तो वो भी क्या है, विज्ञापन के माध्यम से उसको विज्ञापन समझा जाएगा। साथ में अन्य कोई दस्तावेज। देखिए यहां पर इसका प्रयोग इसीलिए किया गया है कि इन जो हम कहें 4 चीज़ों के बाद में भी यदि कोई चीज़ छूट जाती है तो वो अन्य कोई दस्तावेज की श्रेणी में आ जाएगी। चलिए, और प्रकाश, ध्वनि, धुआं व गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण।
दृश्य रूपण का मतलब यह है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, देखे नहीं देखे, आपने एडवर्टाइज देखे, उसमें क्या होता है, लाइटिंग होती है। पुराने जमाने में जब एडवर्टाइज आते तो उनमें अधिकतर जो है धुआं, गैस, बादल, इनका प्रयोग किया जाता था। तो आपको पता है कि जो है कृत्रिम रूप से बादल बनाए जाते हैं स्टेज के ऊपर, तो वो उसके संदर्भ में ये बात कर रहा है कि इस प्रकार का कोई भी एड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड। टीवी पर आप देखते हैं ना एड, यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे एड्स आते हैं, तो वे सभी क्या है, विज्ञापन है, यानी कि एड्स है। तो वे सभी किसकी श्रेणी में आएंगी, एड की श्रेणी में आएंगे, यानी कि विज्ञापन की श्रेणी में आएंगे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं स्त्री का अशिष्ट रूपण क्या होता है। देखिए, और किसको कहा जाएगा, किसी भी महिला की आकृति, उसके रूप, उसके शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार का वर्णन करना या उसका चित्र बनाना जिससे उसका चरित्र कलंकित होता हो, जिससे उसका चरित्र क्या हो, कलंकित हो, जिसको हम सामान्य भाषा में यह भी कह सकते हैं कि उसकी, जिससे क्या हो, उसकी लज्जा भंग होती हो, ठीक है, जिससे उसका क्या होगा, चरित्र कलंकित होता हो, जिससे दुराचार, अगर उसका चरित्र कलंकित होगा तो क्या होगा, दुराचार फैलेगा, भ्रष्टाचार की भावना पैदा होगी, लोक प्रदूषण होगा, और साथ में हम बात करें नैतिकता का पतन होगा। यानी कि किसी भी महिला का इस प्रकार का कोई चित्र या अध्ययन, हम कहें इस प्रकार का, उस महिला के संदर्भ में कोई ऐसी टीका टिप्पणी करना और उस महिला के संदर्भ में उसके चरित्र को लेकर, उसके शरीर को लेकर, उसके अंगों को लेकर, उसके भाग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई, हम कहें इस प्रकार की कोई भी संरचना, हम कहें जिस पर कमेंट किया जाता है, तो वे सभी क्या होंगी, यानी कि ऐसा कमेंट जो उसको चरित्र को कलंकित करता हो, ठीक है, तो वे सभी क्या होंगे, वे स्त्री अशिष्ट रूपण के संदर्भ में आएंगे। यानी कि आप उस स्त्री का क्या कर रहे हैं, अशिष्ट रूपण कर रहे हैं। देखो, स्त्री यानी कि महिला, रूपण यानी कि उसके सौंदर्य, उसका भाग स्त्री का, अशिष्ट यानी कि शिष्टाचार के हम कहें विरुद्ध, ठीक है, शिष्टाचार के विरुद्ध जाकर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो उस महिला के चरित्र को कलंकित करता हो, तो वो क्या होगा, स्त्री अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आएगा। और इससे बेसिक सी बात है, दुराचार की भावना पैदा होती है, यानी कि दूसरे लोगों के मन में क्या होगा, ऐसे गलत विचार आएंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पैसे के बल पर, धन के बल पर क्या करना चाहेगा, उस स्त्री को अपने वश में करना चाहेगा। लोक प्रदूषण फैलेगा, और इससे क्या होगा, लोगों के अंदर जो है गलत विचार की भावना जो है प्रचार प्रसार होगा, नैतिकता का पतन होगा। तो यार बेसिक सी बात है, जब इतनी सारी चीज होंगी तो व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं उनका तो पतन होना स्वाभाविक है साथियों। तो चलिए, ये हमारी परिभाषाएं थी, तो आगे फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली धारा के बारे में बात कर सकें। धारा 3, स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली विज्ञापनों का प्रतिषेध। कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में, ये देखिए, किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, प्रकाशित नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई विज्ञापन आता है जो स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित है, उसे पता है, तो ना तो वह ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करेगा और ना ही वो व्यक्ति ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करवाएगा, ठीक है। प्रकाशित करने वाला व्यक्ति है, साथ में प्रकाशित नहीं करवाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रकाशित करवाने का काम कौन करते हैं, संपादक या एडिटर महोदय जो भी होते हैं, उनके द्वारा जो है इस प्रकार का जो समाचार पत्र प्रकाशित करवाया जाता है, तो उनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया जाएगा, अथवा उसके प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। तो ये धारा 3 यहाँ से जो सवाल बनते हैं वे आप देखिए, ताकि जिससे आपके ये सभी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे साथियों। देखिए, सवाल बनेगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत आता है। स्त्री का अशिष्ट रूपण विज्ञापनों में प्रतिषेध स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 3 के अंतर्गत आता है। और धारा 3 में कौन से प्रावधान किए गए हैं, कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो उसको प्रकाशित नहीं करेगा, यह प्रावधान किया गया है धारा 3 में, ठीक है। दूसरी चीज, वह प्रकाशित नहीं करवाएगा,
प्रकाशित नहीं करेगा, ना ही करवाएगा, और उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। और यदि वह ऐसा करता है, नहीं करेगा और उसमें भाग भी नहीं लेगा, कि जहां पर इस प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है तो उसमें उसे भाग भी क्या करना है, नहीं लेना है। और यदि ये सभी करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या होगा, वो कानूनन अपराध होगा और उसके लिए क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। तो साथियों, यदि वो ये काम कोई व्यक्ति करता है तो प्रतिषेध होगा, और यदि ये कोई व्यक्ति करता है ऐसा मना करने के बाद में भी, तो वो क्या है, अपराध है। और अपराध के लिए क्या किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, दंड का प्रावधान जो किया गया है वो इस अधिनियम की धारा 6 में किया गया है। कहां किया गया है, धारा 6 में। धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान, शास्ति या दंड। क्या दंड है, चलिए इसको हम यहां पर देख लेते हैं साथ में, तो आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। प्रथम दोष सिद्धि पर, यानी कि पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास प्लस 2000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन यदि साथियों यही अपराध यदि उस व्यक्ति ने द्वितीय 2 बार किया, द्वितीय दोष सिद्धि पर, यदि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध दूसरी बार किया है, तो द्वितीय दोष सिद्धि पर यदि वो व्यक्ति ऐसा अपराध दूसरी बार कर रहा है तो उसे न्यूनतम 6 मास का कारावास और हम बात करें अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास ठीक है साथियों। इसी के साथ में यहां पर प्लस जुर्माने का प्रावधान है। तो जुर्माना भी क्या होगा, न्यूनतम, जिसको मैं लोएस्ट लिख रहा हूं इंग्लिश में, एल में लिख रहा हूं, न्यूनतम आपके सामने मैं यहां लिख देता हूं 10,000 रुपए। कितना है, 10,000 रुपए। और हाईएस्ट, तो एच के रूप में मैं इसे हाईएस्ट लिख रहा हूं, तो यह होगा आपका 1 लाख रुपए तक। देख लीजिए साथियों, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत काफ़ी बड़े प्रावधान किए गए हैं और बड़ा हम कहें जुर्माने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी अधिनियम पढ़े उनमें हमने कहीं भी 1 लाख रुपए तक का हम बात करें अमाउंट की बात हमने नहीं की। केवल दहेज निषेध अधिनियम में हमने बात की थी कि जितना दहेज दिया गया है उसके बराबर या न्यूनतम 15,000 रुपये दंड का प्रावधान वहाँ पर हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम बात करें 1 लाख रुपए के, जो हम बात कर रहे हैं यहां पर माफ कीजिए, जुर्माना दिया जा सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और न्यूनतम 6 महीने का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का। द्वितीय दोष सिद्धि पर या उसके बाद में कितनी भी बार वो व्यक्ति ऐसा जितनी भी बार क्राइम करेगा, सेम यही सजा का प्रावधान है साथियों। तो धारा 3 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अगली धारा के ऊपर चलते हैं। आप इसका तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। धारा 4 प्रावधान करती है, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक हो, पुस्तिका हो, उसके प्रकाशन या उसको डाक से भेजने पर प्रतिषेध का प्रावधान करती है, रोक का प्रावधान करती है, जो पुस्तक स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित हो। चलिए इस धारा के अंतर्गत अन्य क्या प्रावधान है उनको भी हम देख लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण क्या आकृति का जिससे स्त्रियों का अशिष्ट रूपण होता हो का उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा या डाक से नहीं भेजेगा। ठीक है, इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, साथियों, इन सभी में यदि हम बात करें तो यदि कोई इस प्रकार का स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित किसी भी पुस्तक में, पुस्तिका में, कागज में, स्लाइड में, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र में किसी प्रकार का कोई रूपण, उसकी आकृति जिससे उसकी किसी स्त्री का अशिष्ट रूपण निहित हो, ना तो उसका उत्पादन किया जाएगा, सबसे पहली बात,
और ना ही उसका उत्पादन करवाया जाएगा और विक्रय भी नहीं करेगा, साथ में डाक से नहीं भेजेगा। देखिए अब यहां से आपके इससे ऊपर जो आपके सवाल बनते हैं वो कैसे बनेंगे, कौन से सवाल बनेंगे, जिनको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, याद रखिए वही आपके सवाल हैं। कैसे, देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा सीधा सा, यदि मैं यहां पर बात करूं तो देखिए धारा 4 से संबंधित स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का संबंध है। याद रखिए, स्त्री के अशिष्ट रोपण का विज्ञापन प्रतिषेध, स्त्री अशिष्ट रोपण का विज्ञापन प्रकाशन प्रतिषेध, या अगला आएगा स्त्री अशिष्ट रोपण से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिषेध। अगला आएगा इसमें जो भी हम कहें धारा 4 दंड से संबंधित है। आगे आएगा धारा 4 हम बात करें राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना है, धारा 3 में हम बात करें तो हमने बात की थी विज्ञापन की, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं पुस्तक पुस्तिकाओं की। यानी कि यदि आपने सबसे पहले तो अगर आपको ये सिर्फ हेडिंग याद करनी है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आप ये कोशिश करना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में 90% जो आपके सवाल आने हैं वो सीधा टू द पॉइंट आपकी धाराओं से आने हैं। फिर इसके इंटरनल बात की जाएगी, इंटरनल कैसे सवाल बनाया जाएगा। इसी से संबंधित अगला सवाल यहां से बनेगा, क्या बनेगा, स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों के प्रकाशन का प्रतिषेध है, तब तो धारा 4। फिर क्या होगा, स्त्री अशिष्ट रोपण से संबंधित पुस्तकों का उत्पादन पर प्रतिषेध, कौन सी धारा करती है, उत्पादन पर प्रतिषेध, तब क्या आएगा, धारा 4। और विक्रय नहीं करेगा, देखो यहां पर क्रय किया जा सकता है, किसकी बात की गई है, विक्रय, यानी कि बेचेगा नहीं, विक्रय मतलब बेचना। यहां पर क्रय करने पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध या दंड नहीं है, उसको नहीं दिया जाएगा। यहां पर केवल बात की गई है विक्रय की, यानी कि वो बेचेगा नहीं। दूसरा, डाक से नहीं भेजेगा। ठीक है, तो आपसे सवाल ये बनेगा, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पुस्तक पुस्तिका को डाक से भेजने पर प्रतिषेध का प्रावधान है धारा 4 में। ठीक है साथियों, आगे स्त्री अशिष्ट रोपण से संबंधित पुस्तकों का विक्रय नहीं करने का प्रावधान है धारा 4 में। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ बात करें तो कुछ छूट यहां पर दी गई है। जैसा हम बात करें इस धारा 4 के प्रावधान कौन कौन सी चीजों पर नहीं होते। जब किसी पुस्तक का हम बात करें प्रकाशन लोक कल्याण के हित में हो, जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के हित में हो। अगला, जिसका प्रकाशन सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए हो। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई पुस्तक है, आपने देखी होगी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में आपने देखे होंगे नागा साधु जिन्हें कहा जाता है, तो उनका कोई चलचित्र कोई फोटो है, तो धार्मिक प्रयोजन के लिए यदि वो काम में लिया जा रहा है तो वो स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, साथ में इस प्रकार की कोई साध्वी भी हो सकती है, ठीक है, तो उनसे संबंध भी हो सकता है। आगे हम बात करें, आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म में देखा होगा जो इस प्रकार के निर्वस्त्र जो साधु होते हैं, जो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। कुछ साध्वियाँ ऐसी होती हैं जो वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम यह बात करें, आपको मैं बता दूँ तो इस प्रकार के जो धार्मिक लोग होते हैं तो उनको यहाँ पर क्या है, छूट प्रदान की गई है उनके संबंध में, क्योंकि कई बार उनके आगमन में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं कि ये जो हैं साधु संत महात्मा इस स्थिति को यहाँ पर इस समय आपका जो है इस शहर में होंगे, तो आपको बाकायदा उनका वो फोटो चलचित्र वगैरह उस पोस्टर पर प्रकाशित होता है। तो उसको आप जो हम कहें अशिष्ट रोपण के अंतर्गत हम नहीं लेंगे। चलिए, धारा 3 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाली
एक तो जितने भी हमारे जो संस्मारक हैं, हम बात करें स्मारक जितने भी हैं, आप देखो राजा महाराजाओं के आप जब किले देखते हैं तो वहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ, कुछ चलचित्र इस प्रकार के बने होते हैं जो आपको देखने पर लग सकता है कि वो स्त्री अशिष्ट रूपण का जो है इशारा करते हैं, लेकिन उनको भी क्या है, इस हम बात करें इस धारा से बाहर रखा गया है। साथ में आपने जब बहुत सारे मंदिर वगैरह हम जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो हम कहें मंदिर एवं मंदिर में स्थापित मूर्तियां भी इसके बाहर हैं। और हम बात करें प्राचीन संस्मारक, प्राचीन स्मारक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी हम बात करें, हम आपने जब घूमने जाते हैं मंदिर देखते होंगे और मंदिर में जो आप मूर्तियां देखते होंगे तो कुछ इस प्रकार की कलाकृतियां होती हैं जो हम बात करें यौन क्रीड़ाओं से संबंधित आपको वहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये प्राचीन काल में जो ये कलाकृतियां बनाई गई हैं ये सभी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के प्रावधानों से बाहर धारा 4 से इनको रखा गया है साथियों। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जो है धारा 4, माफ कीजिएगा चौथा प्रावधान। चौथा प्रावधान क्या है, किसी ऐसी फिल्म पर जिस पर चलचित्र अधिनियम 1952 के प्रावधान लागू होते हैं। देखिए आप बहुत सी बार हम बात करें हमारे यहाँ बहुत सारी मूवियाँ हम बात करें फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं, तो जो मूवी आती है उसमें आपने देखा होगा कि जो है सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो उसकी बात यहाँ पर की गई है। यानी कि जिस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस पर ऐसे धारा 4 के अंतर्गत धारा 4 के प्रावधान उस मूवी पर लागू नहीं होंगे। अर्थात आपने बहुत सी बार न्यूज़ में टीवी चैनल्स में सुना होगा कि इस मूवी पर सेंसर ने ये सीन हटा दिया, इस पर रोक लगा दी। वो इसी कारण होता है कि वो धारा 4 के अंतर्गत कहीं उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन यदि सेंसर बोर्ड उसे क्लीन चिट दे देता है, सेंसर्ड बोर्ड उसे अनुमति दे देता है, तो उसकी अनुमति के बाद में यदि उसमें ऐसा कोई सीन है, कोई भी विषय वस्तु है जो धारा 4 का उल्लंघन लगती है तो उसे भी इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ धारा 4 आपको काफ़ी समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम यहाँ बात करें यदि इन धारा 4 का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दंड या सजा का प्रावधान है, और सेम वही दंड है जो हमने धारा 3 के संदर्भ में पढ़ा था। यानी कि यदि पहली बार कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास तथा 2000 रुपये तक का जुर्माना, या इसके बाद में अपराध दूसरी बार करता है, दूसरी बार अपराध सिद्ध हो जाता है, या अनेक बार अपराध करने पर कितनी भी बार करे, दूसरी बार करेगा या उससे अधिक बार जितनी भी बार करेगा, उसके लिए उस व्यक्ति को न्यूनतम 6 महीने का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ में जुर्माने की बात करें नंबर 2, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना और अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इस धारा का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली धारा की ओर बढ़ सकें। धारा 5 प्रावधान करती है किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर प्रवेश करने का तथा उस स्थान की तलाशी लेने की शक्तियों का वर्णन धारा 5 में किया गया है। तो चलिए इसके जो प्रावधान इसके इंटरनल हैं उनको हम जान लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी इस धारा के अधीन किसी भी प्राइवेट निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश व तलाशी बिना वारंट के प्रवेश नहीं करेगा तथा तलाशी नहीं लेगा। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा तलाशी ले सकता है तथा वहां प्राप्त वस्तुएं जो अधिनियम का उल्लंघन करती हैं उनको जब्त कर सकता है तथा साक्ष्य सुरक्षित कर सकेगा तथा यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश कर सकेगा। ठीक है साथियों, अब यहां से सवाल क्या बनते हैं उनको देखना है। सबसे पहली चीज,
स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी भी स्थान की तलाशी लेने का प्रावधान किस धारा में है? तो आपको याद रखना है, तलाशी लेने का प्रावधान धारा 5 में है। ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी भी स्थान पर प्रवेश करने का अधिकार और उसकी जांच करने का अधिकार किस धारा में है? तब भी धारा 5 उत्तर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत, याद रखिएगा, अंतर्गत किसी प्राइवेट निवास गृह में प्रवेश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, याद रखनी है, क्योंकि जब तक वारंट नहीं होगा, बिना वारंट के, ये नोट डाल के यहां लिखने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले और ऊपर लिखवाया है। आपको नोट डाल के इसको आप लिख लीजिए। बिना वारंट के किसी भी निवास गृह में, निवास गृह कौन सा? जो निजी है, जो प्राइवेट है, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका और हमारा जो आवास है वो एक निजी आवास है, प्राइवेट आवास है, कोई कंपनी नहीं है, कोई समाचार पत्र का कार्यालय नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार के किसी कार्यालय में, किसी भी प्रकार के ऑफिस में, दुकान में इस प्रकार की डायरेक्ट बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है, बिना वारंट के जांच की जा सकती है। लेकिन जैसे ही बात आती है निजी गृह की, प्राइवेट प्लेस की, यानी कि जैसे हमारा घर हो जो होता है, उस घर में बिना वारंट के कोई भी अधिकारी इस प्रकार की तलाशी ना तो ले सकता है और ना ही प्रवेश कर सकता है। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति एंटर करता है तो आप उनसे वारंट मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्राइवेट निवास गृह में बिना वारंट के अनुमति की जो है, बिना वारंट की हम बात करें तलाशी नहीं ले सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं। राजपत्रित अधिकारी स्थान में प्रवेश व तलाशी ले सकता है तथा वहां प्राप्त वस्तुओं को क्या कर सकता है? जो अधिनियम का उल्लंघन करती हैं। जब्त किनको करेगा? केवल उन्हीं वस्तुओं को जब्त करेगा राजपत्रित जो इसका उल्लंघन करती हो, यानी कि एक्ट, यानी कि जो स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित जो वस्तुएं हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करती हैं उन्हें ही जब्त करेगा। और ऐसे जो वहां साक्ष्य हैं उनको वो सुरक्षित कर सकता है, उनको वो अपनी कस्टडी में ले सकता है, जिनको वो तुरंत प्रभाव से निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सके। अब यहां से अगला सवाल यही बनता है, स्त्री अशिष्ट, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत धारा 5 के अंतर्गत तलाशी लेने, जांच करने व तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, तलाशी लेने के बाद प्राप्त वस्तुओं को पेश किया जाएगा। उल्लंघन संबंधित सामग्री को, कुछ भी हो सकता है, यहां पर संबंधित सामग्री हो सकता है, उत्पादन से संबंधित सामग्री हो सकता है, आपसे वो घुमा फिरा के आपसे यहां सवाल पूछेगा और आपके सामने पेश किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस होंगे, नगर पालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष, महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष, निकटतम किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो याद रखिए, निकटतम मजिस्ट्रेट के किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही होगी उसको तुरंत प्रभाव से वहां पेश किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपके सामने ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सबसे और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां जो बनता है कि राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। किसके द्वारा प्राधिकृत होगा? राज्य सरकार द्वारा। प्राधिकृत का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को यह काम करने का उत्तरदायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो व्यक्ति को ऐसा होगा राजपत्रित, जिसको आप कहते हैं गजेटेड ऑफिसर, नहीं कहते हैं क्या आप? ठीक है, उसकी बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं धारा 5 के आपके जो सभी प्रावधान आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब इसके बाद में हम जो है अगली धारा के ऊपर बात करते हैं। तो आप धारा 5 के प्रावधान फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों धारा 6। धारा 6 प्रावधान करती है शास्ति, यानी कि दंड का प्रावधान किया गया है। अर्थात स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो आपका उत्तर होगा धारा 6। चलिए,
जो व्यक्ति धारा 3 व 4 का उल्लंघन करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान। दंड क्या होगा? देखिए, प्रथम दोष सिद्धि पर यदि व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 2 वर्ष तक का कारावास तथा 2,000 रुपये तक का जुर्माना। यदि वही व्यक्ति अपराध की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि द्वितीय दोष सिद्धि पर, यानी कि दोबारा वह व्यक्ति इसी प्रकार का अपराध करता है, तो उसके लिए न्यूनतम 6 मास का कारावास, यानी कि 6 महीने की महीना जो है 6 महीने की सजा तो होगी होगी, साथ में अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, आगे हम बात करें, ये तो हो गया दंड। अब होगा जुर्माना। न्यूनतम कितना होगा साथियों? न्यूनतम जुर्माना है 10,000 रुपये। और हम बात करें अधिकतम, तो अधिकतम होगा 1 लाख रुपए तक। ठीक है, जो भी न्यायालय की इच्छा के अनुसार होगा। 10 कम से कम तो 10,000 रुपये, और 10,000 के बाद में 1 लाख रुपए तक कितना भी उसको जो है जुर्माने के रूप में भरने के लिए कहा जा सकता है। देखिए, यहां पर साफ साफ बताया गया है, जो भी व्यक्ति धारा और 3 व 4 का उल्लंघन करेगा तो उसी व्यक्ति को यहां पर क्या है? दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। अब धारा 3 और 4 क्या है? देखो, 3 हमने पढ़ा विज्ञापन से संबंधित है। आपको बार बार मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, यहां ये सवाल बनेंगे साथियों आपके एग्जाम में, आपको बड़ा गौर से देखना है। यहां पर यदि हम बात करें धारा 4, तो धारा 4 का जो आपका संबंध है वो है पुस्तिकाओं से। पुस्तिकाओं के प्रकाशन से, इनके विक्रय से, इनको डाक से भेजने पर निषेध इस प्रकार का किया गया है, जो भी स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित होंगी। तो आपको सीधा कीवर्ड्स के रूप में आपको ये याद रखना है, यानी कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो उसको जो है, पहली बार यदि उसने अपराध किया तो 2 वर्ष तक का कारावास, साथ में 2,000 रुपये तक का जुर्माना। और यदि उसने अपराध की पुनरावृत्ति की, दोबारा अपराध किया द्वितीय दोष सिद्धि पर, न्यूनतम 6 महीने का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास। न्यूनतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। तो यहां से सबसे पहला ही सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 6 में। ठीक है, प्रथम दोष सिद्धि पर तो आपको याद है, बेसिक सी बात है, अब तक आपको याद हो चुकी होगी, क्योंकि मैं 3 बार इन धाराओं को याद आपको करवा चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं साथियों। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली धारा के बारे में। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। धारा 7, धारा 7 प्रावधान करती है कंपनी द्वारा अपराध।
अब आपके मन में विचार होगा कंपनी कैसे अपराध करेगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। यदि अपराध कंपनी द्वारा किया जाता है तो यदि कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य किसी अधिकारी सहमति या मौनानुकूलता से किया गया तो दंडित किया जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए सीधा सा है, यदि कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है, कंपनी द्वारा कैसे होगा, मान लीजिए कंपनी ने किसी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित किया, उस विज्ञापन में हम बात करें तो किसी स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित था, उसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण जो है प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, या किसी कंपनी ने किसी ऐसी पुस्तक का विमोचन किया, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ये हम बहुत सारे पब्लिशर्स मार्केट में देखते हैं, ये पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन है, तो ये कंपनी है, ये एक संस्था है, तो इसके द्वारा यदि इस प्रकार का कोई अपराध किसी संस्था या किसी कंपनी के द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता है, तब सजा किसे होगी, तब उस कंपनी के जो हम कहें उस संस्था के जो निदेशक होंगे, जो प्रबंधक होंगे, जो उसका सचिव होगा, यानी कि या कोई अन्य अधिकारी जो उसके प्रबंधन में सहयोग कर रहा है, ठीक है, जो उसकी देखरेख कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सहमति से इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, या उसकी मौनाकुलता से, यानी कि वो शांत रहकर मौन स्वीकृति ऐसे कार्य को प्रदान कर रहा है, तो वो उसे भी इस प्रकार का दंडित किया जाएगा। लेकिन दंड का प्रावधान धारा 6 में है और धारा 3 व 4 के अधीन ही यहाँ पर जो है दंड माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। धारा 3 विज्ञापन से संबंधित और धारा 4 पुस्तक पुस्तिकाओं के विमोचन से संबंधित है, उसके विक्रय से संबंधित है, डाक से भेजने से संबंधित है, ठीक है, उसके उत्पादन से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पर धारा 7 आपको समझ में आ गया, और धारा 7 से सीधा सवाल यही बनेगा कि स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है, धारा 7 करती है। देखो दंडित किया जाएगा, दंड का प्रावधान करती है, किसके लिए, कंपनी के लिए। लेकिन वास्तव में जब हाँ आपके सामने सवाल आए कि धारा 3 व 4 के अधीन अपराध करने पर दंड का प्रावधान है, तब क्या होगा आंसर, धारा 6। देखो दोस्तों, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाएगा तो आपको वहां पर पेशेंस जरूर रखना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, और क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद में ही उसका उत्तर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। आप इस धारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारा 8 अपराधों का संज्ञेय व जमानतीय होना।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध जमानतीय होगा ठीक है साथियों। देखिए धारा 8 प्रावधान करती है कि जो भी अपराध जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत होंगे वो संगीन होंगे और साथ में वे जमानती भी होंगे। यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा में कोई भी बात जिसमें ऐसा उल्लेख है कि संगीन अपराध के लिए जमानत नहीं दी जाएगी, उसके होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी जो अपराध हैं जिनके लिए दंड का निर्धारण है वे सभी कैसे होंगे, जमानती है। अर्थात वहाँ पर जमानत व्यक्ति को दी जा सकती है। अर्थात अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई अपराध करता है जिसके लिए उसे दंड या सजा का प्रावधान किया जाता है तो सुनवाई के दौरान उसे जमानत दी जा सकती है साथियों। तो उम्मीद करता हूं धारा 8 के प्रावधान कंसेप्ट आपके समझ में आ चुके होंगे। सीधा ही सवाल है, सीधा पूछेगा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की अंतर्गत कौन सी धारा जमानतीय दंडनीय अपराध के जमानत का प्रावधान करती है या जमानतीय प्रावधान का प्रावधान करती है। आगे आपसे इसी में पूछा सकता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा अपराधों को संज्ञेय होने का दर्जा प्रदान करती है या संज्ञेय होने का प्रावधान करती है, तो धारा 8। ठीक है साथियों, तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली धारा की तरफ चलते हैं। धारा 9 प्रावधान करती है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। देखो साथियों, इसके अंतर्गत मैं यहां बात करूं किसको संरक्षण प्रदान किया गया है। जो भी अधिकारी जो भी हम कहें राजपत्रित हो सकता है, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अधिकारी कर्मचारी हम जिसकी बात कर रहे हैं जो कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इसको प्राधिकृत तो कौन करता है, राज्य सरकार। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी यानी कि कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व किसने सौंपा है, राज्य सरकार ने। किसको सौंपा है, राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। लेकिन देखो साथियों, जो ये गजेटेड ऑफिसर होता है ये दो होते हैं। एक तो जो होते हैं राज्य सरकार के अधीन होते हैं, राज्य सरकार के, और दूसरे जो होते हैं केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है। अब राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन कौन से, देखिए जो भी आपकी जो हम बात करें आरएस, जो हम बात करें आरएस जो सेवाएं हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान अलाइड सर्विसेज हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत आपने देखा होगा आईएएस, हम बात करें आईपीएस, ठीक है, अन्य अधिकारी। अब इसमें से राज्य सरकार किसी को भी, आपको पता है आईएएस आईपीएस भी जो है राज्य सरकार के अधीन ही आपको पता है काम करते हैं। हालांकि ये केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं,
लेकिन आपको पता है जब ये किसी राज्य विशेष में काम करते हैं तो इनको सैलरी जो है उस राज्य की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो राज्य सरकार ने किसी को भी प्राधिकृत किया, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया, भले वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो, भले वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, किसी भी कर्मचारी हो सकता है, किसी का भी अधिकारी हो सकता है। यानी कि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही या कोई वाद अभियोजन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना तो राज्य सरकार करेगी और ना ही केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, किस पर करेगी? किसी भी अधिकारी पर जिसने इस एक्ट के तहत रहते हुए सद्भावना पूर्वक तरीके से कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए उस अधिकारी को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे यहाँ पर इस एक्ट में पूछा जाए कि राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करता है, तो याद रखना राज्य सरकार। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी हो सकता है राज्य सरकार का अधिकारी, केंद्र सरकार का अधिकारी, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों, वो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक जिले में आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ये सब केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य सरकार में। तो जहां काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं? इनको सैलरी देते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति या इनकी ट्रांसफर भी कौन करता है? राज्य ही तो करता है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है। साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा 10। उम्मीद करता हूं धारा 9 के आपकी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। धारा 10 प्रावधान करती है नियम बनाने की शक्ति। अब देखो साहब, नियम कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, क्यों बना सकता है? तो आपको बेसिक सी बात, जब तक हम जो सारी चीजें अब तक पढ़ते आए हुए सभी एक्ट में एक ही चीज है, केंद्र सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है, उपबंध कर सकती है, नियम बना सकती है। ठीक है साथियों, अब आपको यहां पर एक और चीज याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है? केंद्र सरकार स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कौन उपबंध कर सकता है या कौन नियम बना सकता है? केंद्र सरकार। और इस बात का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 10 में है। उम्मीद करता हूं साथियों यहां से आपके सभी कंसेप्ट, सभी सवाल इस एक्ट के क्लियर हो गए होंगे। हमारा प्रयास है आपको सरल व आसान भाषा में सभी अधिनियम आपको तक पहुंचाए जाएं, जिससे आपके सभी कंसेप्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लियर हो सके। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो आप सभी हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस, जो भी कंटेंट, जो भी अध्ययन सामग्री अपलोड की जाती है या जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, नंबर 2 चीज, आपको यह अध्ययन सामग्री, कंटेंट सामग्री अगर आप पसंद आता है तो आपको तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें, यह हमें प्रोत्साहित करता है। अगली चीज, यदि आपको अध्ययन सामग्री, कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगली कक्षा में एक बार पुनः नए अधिनियम के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।